अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत समझने से पहले हमें यह भी समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लागत सिद्धांत का बेस क्या है, यानी कि क्यों आखिरकार रिकार्डो को स्वतंत्र व्यापार की बात करनी पड़ी। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि अंतर्राष्ट्रीय की स्वतंत्र व्यापार यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उनसे पहले दो विचारधारा थी, जिसमें से पहली थी वाणिज्यवादी विचारधारा और दूसरी थी प्रकृतिवादी विचारधारा। तो उसके ऊपर दोस्तों हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप एक बार वाणिज्यवादी विचारधारा और प्रकृतिवादी विचारधारा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार इसका बेस क्या है। उसके बाद हम अपनी ये वाली जो वीडियो है ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उससे पहले रिकार्डो के अलावा एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत समझाया, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की, तो डेविड रिकार्डो ने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की बात की, और ये एक तरीके से रिकार्डो के निरपेक्ष लागत सिद्धांत में एक सुधार है। इसके अलावा जेएस मिल ने, क्रेजने, बैट्समैन ने, टॉजिंग ने और हेबरले जैसे अर्थशास्त्रियों ने बाद में जाकर इसी सिद्धांत को बेस मानकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का विकास किया। दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत यहां से शुरू होता है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करता है। तो एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करता है क्योंकि लागत में अंतर पैदा होता है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण विशिष्टीकरण है, यानी कि एक देश किसी एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में सस्ती दर पे बना पा रहा है, और सस्ती दर पे बनाने की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यानी कि एक देश हर वस्तु के बनाने में समान रूप से कुशल नहीं होगा, बल्कि कुछ वस्तु को उत्पादन करने में ज्यादा कुशल होगा, कुछ वस्तु को उत्पादन करने में कम कुशल होगा, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, तो जो देश विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा वो उस वस्तु को सस्ती लागतों पर उत्पादन कर पाएगा दूसरे देश की तुलना में। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो लागतों में पाए जाने वाला अंतर है। तो लागतों में 3 प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। उसको समझाने से पहले कुछ मान्यताएं हैं जिनके बारे में बता देता हूं सिद्धांत शुरू करने से पहले। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 ही देश है, भारत और नेपाल, हम ये मान के चल रहे हैं। इसके अलावा 2 वस्तु का उत्पादन हो रहा है, आप एक्स वस्तु और वाई वस्तु मान सकते हैं, गेहूं चावल मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो मान सकते हैं। इसके अलावा हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्पादन का केवल एकमात्र साधन श्रम है, यानी कि आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल श्रम की आवश्यकता होती है, बाकी के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सिद्धांत को सरल करने के लिए हम ये मान के चलेंगे। इसके अलावा श्रम की सभी इकाइयां समरूप हैं और पैमाने का समान स्थिर प्रतिफल लागू होता है, यानी कि अगर हम श्रम को दोगुना कर दें तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल। इसके अलावा एक देश के अंदर साधन पूर्ण गतिशील है, पर देश के बाहर साधन गतिशील नहीं है। इसका मतलब देश के अंदर तो साधन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर कोई भी साधन एक देश से बाहर नहीं जा सकता, ऐसी हमारी मान्यता है। इसके अलावा परिवहन लागत नहीं होती, यानी कि एक देश से दूसरे देश पर जाने के लिए परिवहन लागत नहीं है। व्यापार पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। हालांकि आपको लगेगा कि इनमें से कई सारी मान्यताएं गलत हैं, मैं भी मानता हूं ये गलत है, लेकिन इसी के बेस पर हम बाद में आलोचना करेंगे। लेकिन अपने सिद्धांत को सरल करने के लिए हमने ये सभी की सभी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया है। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी लागतों में अंतर की। तो 3 तरीके के लागतों के अंतर है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं लागतों में तुलनात्मक अंतर की। लागतों में तुलनात्मक अंतर, देखिए लागतों में तुलनात्मक अंतर की का मतलब है, ये हमारा विचार जो है वो रिकार्डो का है। रिकार्डो लागतों में तुलनात्मक अंतर तब कहलाएगा जब एक देश दोनों वस्तु के उत्पादन में ज्यादा कुशल हो, पर उसकी तुलनात्मक लागत भिन्न भिन्न है। ये आप याद रखिएगा। जैसे भारत है, भारत जो है वो बना सकता है पहले एग्जांपल की तरह 20x या 10y। नेपाल बना सकता है पहले के समान नहीं, नेपाल बना सकता है 10x या 8y।
अब यहां से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारत नेपाल की तुलना में दोनों वस्तु बनाने में ज्यादा कुशल है, लेकिन स्टिल अगर भारत व्यापार करता है तो भारत को फायदा होगा, नेपाल को भी फायदा होगा। जैसे कि अगर लीजिए कोई देश है, कोई छोटा देश है, मान लीजिए हम बात करते हैं भारत के बिल्कुल पड़ोस में नेपाल है, तो भारत नेपाल से भी व्यापार करता है। हालांकि नेपाल छोटा देश है, लेकिन फिर भी भारत को फायदा होगा, कम फायदा होगा लेकिन फिर भी फायदा तो होगा। तो कैसे फायदा होगा इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि भारत में जो एक्स है, भारत में एक्स बनाना 2 वाई के सेक्रीफाइस करने के बराबर है, और भारत में y बनाना x बनाना 0.5 y के बराबर है। भारत में 1 मिनट बच्चे, हाँ, x बनाना 0.5 y के बराबर है, और भारत में फाई बनाना, y को बनाना 2x के बराबर है। यानी कि अगर भारत एक x बनाता है तो उसको 0.5 y खोनी पड़ेगी, और भारत अगर एक y बनाता है तो उसे 2x खोनी पड़ेगी। ये इसका मतलब है। नेपाल में अगर 10x का मतलब है कि भारत अगर नेपाल x बनाता है तो नेपाल में 0.8 y खोनी पड़ेगी। ठीक है जी, मतलब हमने क्या किया, x = 8/10 कर दिया है। इसी तरीके से अगर नेपाल y बनाता है तो उसको 1.25 x खर्च करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे स्पष्ट है कि भारत जो है, भारत x बनाने में और नेपाल को y बनाने में तुलनात्मक लाभ है, तुलनात्मक लाभ है। यानी कि हालांकि भारत के मुकाबले नेपाल वाई वस्तु कम बना पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के मुकाबले वाई वस्तु का उत्पादन नेपाल कंपैरेटिवली सस्ता कर पा रहा है। तो 2 तरीके हैं, या तो भारत एक्स और वाई दोनों बनाए, लेकिन इससे क्या फायदा, भारत क्या करेगा, जो सस्ती वस्तु नेपाल बना रहा है वो नेपाल से बनवाएगा और अपनी जरूरतों की इंपोर्ट कर लेगा। यानी कि विशिष्टीकरण अगर भारत करता है, भारत अगर विशिष्टीकरण करता है तो भारत केवल एक्स बनाने में फोकस करेगा, नेपाल केवल वाई बनाने में फोकस करेगा, क्योंकि दोनों की लागतों में अंतर है। देखिए किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार फायदेमंद होगा। तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूं यहां पे, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वस्तु की, देश की। ये हमारा भारत है, ये नेपाल है, और ये कुल है। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूर्व, यानी कि इस केस में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हुआ है तब। अगला हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पश्चात, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं व्यापार से लाभ की, व्यापार से लाभ की। तो दोस्तों भारत बना सकता है 20x और 10y, नेपाल बना सकता है 10x और 8y। अगर दोनों के दोनों, हम यहां पे मान रहे हैं कि श्रम की 2 इकाई हमारे पास है, तो अगर भारत श्रम की 2 इकाई से x और y दोनों बनाता है तो भारत बना सकता है 20x और 10y, नेपाल बना सकता है 10x और 8y, और कुल उत्पादन जो होगा वो 30x और 18y का होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं दोनों के दोनों देश, तो भारत केवल x बनाएगा और नेपाल केवल y बनाएगा, क्योंकि भारत में x बनाना कंपैरेटिवली सस्ता है और नेपाल में y वस्तु बनाना कंपैरेटिवली सस्ता है। यही तुलनात्मक रूप का अंतर है, यानी कि लागतों में तुलनात्मक अंतर है। तो भारत अगर x बनाता है तो भारत बना पाएगा टोटल मिलाकर 40x,
नेपाल बना और y बनेगी 0। नेपाल अगर y बनाता है तो y बना पाएगा 16y, और कुल मिलाकर इसकी 0 होगी नेपाल, क्योंकि नेपाल तो सारे के सारे संसाधनों से y बना रहा है। इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन हो गया 40 और 16। ये इसकी बात। व्यापार से लाभ की बात करें दोस्तों तो x और y, व्यापार से लाभ कैलकुलेट कर लेते हैं। व्यापार से लाभ होगा 20 की जगह 40, यानी कि 20 का फायदा हो गया, लेकिन 10 का नुकसान भी तो हो गया y में। इसी तरीके से यहाँ पे 10 की जगह 0, यानी कि 10 का नुकसान हो गया, लेकिन 8 का फायदा भी तो हो गया। तो कुल मिलाकर 10x का फायदा और 2y का नुकसान। अब हम देखें कि व्यापार से लाभ हुआ भी है कि नहीं हुआ, यहां पे समझने की कोशिश करें। तो भारत की दृष्टि से अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए लाभ, तो यहां पे मैं y की जगह लिख देता हूं। तो यहां पे y जो है वो 2x के बराबर है, यानी कि टोटल मिलाकर 10x माइनस 4x, यानी कि इंडिया के हिसाब से अभी भी लाभ जो है वो 6x के बराबर है। अगर इसी तरीके से नेपाल की दृष्टि से देखा जाए तो कुल लाभ कितना है 10x प्लस माइनस 2y, ये व्यापार से लाभ है। अब नेपाल में जो x है वो 0.8y के बराबर है, यानी कि 10 इंटू 0.8y माइनस 2y। तो अभी भी जो व्यापार से लाभ है वो आप देख पाओगे कि ये 8 माइनस 2y 6y के बराबर है। तो इस तरीके से हमने समझा कि भारत और नेपाल, नहीं एक मिनट, ये y जो है वो 2.5x के बराबर है ना, हाँ y जो है वो 2, चलिए खैर y की दृष्टि से बता दिया हमने आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। तो कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ है, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ है जब लागतों में तुलनात्मक अंतर होता है। इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी सिखा सकते हैं आपको। जैसे पहले हमने आपको डायग्राम बनाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि समान अवसर लागत पे आधारित है। तो भारत में एक y जो है, एक y भारत में जो है वो 2x के बराबर है, ये भारत का, यानी कि भारत केवल तभी व्यापार करेगा जब उसे एक y प्राप्त करने के लिए 2x से कम देना पड़े, तो उसके लिए भारत तैयार हो जाएगा। और नेपाल में एक y बनाने की कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, एक y बनाने की कॉस्ट आ रही है नेपाल में 1.25x, तो नेपाल भी खुश हो जाएगा, यानी कि एक आया एक y देने के लिए 1.25y से कम नहीं लेगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला के सारे का सारा यह कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत समझ में आ गया होगा।